नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा। इस कानून को किसी भी सूरत में हमारे संविधान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हिंदुस्तान के लोग आज़ाद हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अंग्रेज़ों के वारिस हैं और हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, मंत्री महोदय, आप अगर यह समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ वह आपके दिल में भी आ जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर केंद्रीय सरकार यह समझती है कि वह अंग्रेज़ों की वारिस है, अगर वह समझती है कि हिंदुस्तान गुलाम है और गुलाम जनता पर अधिकार और सत्ता चला रहे हैं, तो इस कानून की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं समझते हैं तो इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों के लिए यह ज़रूरी था, उनकी सत्ता को कायम रखने के लिए यह ज़रूरी था, मगर हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आज एक आज़ाद देश हैं। हमारी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का मंत्रिमंडल है। हमको इस कानून की ज़रूरत नहीं है। कई सदस्यों ने आज जो परिस्थिति देश में है उसके बारे में कई चीज़ें कहीं कि कितने नेताओं की हत्याएं हुईं। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, यह बड़े दुख की बात है। उस दिन हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि उन्हीं की सरकार सत्ता में थी, कोई विरोधी दल की सरकार नहीं थी। वे प्रधानमंत्री थीं। ऐसा होना बड़े शर्म की बात है। सरकार की जान की हिफाजत नहीं कर सकी। सरकार ने ऐसे हालात क्यों पैदा होने दिए? क्या कानून नहीं थे आपके पास? कानून थे। आज यह कहना कि हत्याएं हो रही हैं, अभी बंग का भी जिक्र किया गया। विदेशों में कई जगह जो बड़े बड़े नेता थे उनकी हत्याओं के बारे में भी सदन में कहा गया, यह साबित करने के लिए कि कानून की ज़रूरत है। आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति का जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे 30 मिनट चाहिए। महोदया, यह राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है यह हमारी अतीत की उपलब्धियों और भविष्य में हम क्या करेंगे इसके संबंध में चर्चा करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नीति वक्तव्य होता है कि हमारी नीतियाँ क्या हैं। महोदया, हमारे विरोधी दलों के नेताओं का करीब करीब मानसिक दिवालिया निकल गया है और वे ऐसी बातें जनता में कहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक नंगा, भूखा तथा कंगाल हिंदुस्तान था। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विरोधियों से कि क्या हिंदुस्तान अब नंगा है, भूखा है, कंगाल है? और क्या इसने पिछले 40 वर्षों में कोई तरक्की नहीं की? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का 6वां स्पेस पावर है, 6वां एटॉमिक पावर है। हिंदुस्तान आज एक औद्योगिक देश है। कल ही इसी हिंदुस्तान ने पृथ्वी का सफल परीक्षण किया और यह शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अगर वहाँ निष्पक्ष बात कहने पर वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया जाएगा तो आगे चलकर उसका परिणाम क्या होगा, यह आप ही सोचें। आलोचना का मुंह बंद करने के लिए एक और नई बात की गई है।
जो पिछले कुछ वर्षों से चली है। जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, खास तौर से ऐसे समाचार पत्र जो किसी तरह से आकाशवाणी की या विभाग की आलोचना कर सकते हैं, उनके संपादकों को अपना कृपा पात्र बनाए रखने के लिए वार्ताओं के माध्यम से और वार्ताएं प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्पॉटलाइट में भी आमंत्रित किया जाता है। अगर मैं भूल नहीं करता तो यह उत्तर सरकार का ही है कि जो सरकार ने दिया है। इसमें ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट है कि जिनको ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए 100 रुपये से अधिक या 100 रुपये पारिश्रमिक दिया गया। यह जो लिस्ट है उसमें 73 ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट है जिसमें वर्ष में किसी की 9, किसी की 7 या किसी की 10 तक वार्ताएं प्रसारित की गईं और ज़्यादातर ये कार्यक्रम एक विशेष विचारधारा के ही लोगों को दिए गए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि रेडियो जो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का केंद्र था, उन लोगों के माध्यम से वह दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है। जो अधिकारी किसी प्रकार से स्वतंत्र विचारों को कार्यक्रमों में प्रसारित करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। यह आकाशवाणी के लिए शोभा की बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जिस पर मुझे प्रसन्नता भी हुई थी और जिसको हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने ही अपनी देखरेख में प्रारंभ किया था, वह है युववाणी कार्यक्रम। उसको युवकों के लिए ही रखा गया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों की युवकों के लिए आवश्यकता भी थी। वे अनिवार्य भी थे और हर तरह से ठीक थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस युववाणी कार्यक्रम के प्रसारण की देखरेख के लिए एक रिटायर्ड व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं 1966-67 के लिए रेलवे बजट का जो इतना अच्छा प्रस्तुत हुआ है, समर्थन करते हुए बड़ी खुशी अनुभव करता हूँ। रिवाइज्ड बजट में जो आय हुई थी उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है, अर्थात कुल प्रस्तावित आमदनी जो थी उसमें खर्च को काट देने के बाद 2 लाख की वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल बजट जो है यह साबित करता है कि यह बजट प्रशंसनीय है। मैं इसके साथ साथ इस समय यह अवश्य कह देना चाहूँगा कि गत वर्ष पाकिस्तान के युद्ध के अवसर पर हमारे कर्मचारियों ने जो कार्य किया वह सराहनीय है और वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु मैं यह जरूर कहूँगा कि रेलवे ने वैगन और कोच बनाने में जो आत्मनिर्भरता प्राप्त की है वह भी बहुत संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को मिलने वाली 12 करोड़ रुपए की रकम दी गई। मान्यवर, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने का इसलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है और इसके कारण जो वहाँ का गरीब आदमी है या कोई भी हो, उसका बहुत बड़ा शोषण इलाहाबाद में जाने के बाद होता है। पहले तो वहाँ के वकील अपनी इतनी अधिक फीस उससे मांग लेते हैं कि वह दे नहीं पाता है और अगर वह फीस देता है तो उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वह अपना जेब खर्च निकाल सके। वहाँ पर ठहरने के लिए, रिक्शा आदि के लिए उसके पास पैसा बाकी नहीं बचता। मेरे क्षेत्र के जो लोग वहाँ चले गए हैं उनको यह कहते हुए मैंने सुना है कि उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था और वकील से पैसा लेकर वे अपने घर पहुँचे हैं और अब दोबारा इलाहाबाद में जाकर हाई कोर्ट में न्याय पाने की स्थिति में वे नहीं हैं।
यह हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की इलाहाबाद में जाकर होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे जो यह कहकर टाल रहे हैं कि हम पूछ कर जवाब देंगे, इस तरह की बात वे ना करें। इससे वहाँ के लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से खुली बात यह कही गई है, यह केंद्र सरकार का मामला है और जितनी जल्दी वह इसके बारे में फैसला कर देगी उसे हम मानने को तैयार हैं। स्टॉप।